हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमचोलॉजी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अभी हमारा सेमचोलॉजी पार्ट चल रहा है, इसके ऊपर लेक्चर नंबर 20 है। इसके मैं 30 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। ठीक है, एमएससी के बहुत सारे मैथ और भी कंप्लीट करा दिए, जैसे कि लाइक ओडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमचोलॉजी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, ट्रिपल ए, एडवांस प्रैक्टिकल अलजेब्रा, ये बहुत सारे मैथ यहाँ पे, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, रियल एनालिसिस, ये बहुत सारे मैथ में कंप्लीट करा दूँ। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप ले सकते हो बेटा। तो नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 16 मार्क्स का। ठीक है बेटा, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये आप सुनना। बेटा सबसे पहले पूछेंगे सरफेस वेव क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में आता है व्हाट इज सरफेस वेव। ठीक है, सरफेस वेव क्या होती है, सबसे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये मात्र आता है 1 नंबर का। आप पूछेगा तो इसके टाइप है ना बेटा, सरफेस वेव के टाइप, कितने टाइप की सरफेस होती है? 3 टाइप की होती है, एक लेलियाज वेव, एक स्टोनली वेव और एक लव वेव। बेटा इन तीनों की फ्रीक्वेंसी इक्वेशन पूछता है आपसे एग्जाम में। फ्रीक्वेंसी इक्वेशन ऑफ लेलियाज वेव या फिर लव वेव, ये आती है बेटा 16 मार्क्स की। और हम 3 लेक्चर में इन्हीं को सीखेंगे। आज के लेक्चर में ये सीखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, अगले में स्टोनली वेव की और उससे अगले में लव वेव की। आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का टॉपिक एज इट इज आएगा, तीनों में से एक टॉपिक आना ही आना है बेटा। और बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपके पी वेव के बारे में बताया था। मैंने इसके पिछले लेक्चर में पी वेव का क्या है, आइसोट्रोपिक होमोजेनियस इलास्टिक मीडियम में पी वेव का, तो वो टॉपिक आप जरूर देख लीजिए। इससे पीछे वाला लेक्चर, उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको, 70% हेल्प मिल जाएगा उस लेक्चर से। ठीक है, तो सरफेस वेव क्या होती है बेटा? जो सरफेस वेव है ना, वो होती है इज टाइपिकली मैकेनिकल वेव। ये क्या है, एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है जो क्या करती है, दैट कैन अकर ऑन ओनली बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम और ए सब्सटेंस। देखो इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये हमारा पानी है बेटा, ठीक है, कोई भी नदी लगा लो, गांव का कुछ भी लगा लो, छोटा तालाब लगा लो। जब इसमें हम पत्थर फेंकते हैं, ठीक है बेटा, जब पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर, तो ऊपर कुछ ऐसे प्रकार का बनता है ना, हमारा लेयर बनती है। जो पत्थर तो नीचे चला जाता है यहाँ पे पानी में, बट यहाँ पे हमारा लेयर टाइप का बनता है। उस चीज को हम बोलते हैं बेटा सरफेस वेव। अब समझ में आ गया, 2 मीडियम हो गया, एक तो सरफेस हो गया ऊपर का, पानी के ऊपर वाला मीडियम हो गया, एक पानी के नीचे वाला मीडियम हो गया। अब जो पानी के नीचे आपने पत्थर फेंका है, जो ऊपर जो वेव बन रही है, उस वेव को बोलते हैं हम सरफेस वेव बेटा। तो सरफेस वेव मैंने बता दिया है, तीनों लेक्चरों में ये रहेगा। आज के लेक्चर में हम पहला टॉपिक सीखेंगे कि रेलिएज वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वेशन क्या होती है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 16 मार्क्स का। 3 लेक्चर में तीनों को बारी बारी सीखेंगे, रेलिएज वेव, स्टोनली वेव और लव वेव। 3 लेक्चर में सीखेंगे हम बारी बारी से। ठीक है, तो आज का टॉपिक करते हैं रेलिएज वेव और सरफेस वेव। ये सरफेस वेव, क्योंकि सरफेस वेव कटा है, प्रोपोगेटिंग इन द नेबरहुड ऑफ द फ्री स्पेस ऑफ इलास्टिक सॉलिड हाफ स्पेस। अब ये क्या बोल रहा है कि जो रेलिएज वेव है, वो सरफेस वेव है, वो प्रोपोगेट किस में करती है, जो फ्री सरफेस है, और फ्री सरफेस में किस में, जो इलास्टिक सॉलिड हाफ स्पेस है, हाँ, उसके आधे स्पेस में प्रोपोगेट करती है। और नेबरहुड उसके आसपास, मतलब पड़ोस, एक प्रकार क्या बोल सकते हैं, पड़ोस मतलब उसके आसपास बेटा। ठीक है, हमने ये यहाँ पे ले लिया, ये एक फ्री सरफेस लिया बेटा, जहां पे जड़ की वैल्यू क्या है, 0 है। या हमने नीचे क्या जड़ एक्सिस ले लिया, और ये हमने इलास्टिक सॉलिड या आधा मीडियम ले लिया इस साइड वाला, जहां पे जड़ क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है। एम हमारा कोई मीडियम ले लिया, जहां पे जड़ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फ्री स्पेस पे जड़ की वैल्यू क्या है, 0 है। ये हमने हाफ स्पेस एरिया, अगर मानो दूसरा होता तो यहाँ हमें M1 करना पड़ता, यहाँ हमें M2 करना पड़ता, जो कि हम स्टोनली वेव में आगे हम ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोनली होता तो यहाँ M1 मीडियम या M2 दूसरा मीडियम लेना पड़ता हम लोगों को। ठीक है, वो सब चीजें बाद में पढ़ेंगे बेटा। यहां तक समझ में आया? दिस वेव, इस वेव का दूसरा नाम क्या है बेटा, ग्राउंड रोल्स भी इस नाम को बोला जाता है। क्या एग्जाम में रेलिएज वेव ना ग्राउंड रोल्स आ जाए तो भी हमारा सेम होता है बेटा। ठीक है, अब यहां पे देखो, इन एम बी द सॉलिड हाफ स्पेस, मैंने पहले ही बता दिया, एम हमारा एक मीडियम है जो कि किस में है, इलास्टिक सॉलिड हाफ स्पेस में है। ऑक्यूपाइंग द रीजन जेड इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया। और प्लेन सरफेस पे, जहां पे ये हमारा फ्री सरफेस है, प्लेन सरफेस है, वहां पे जाएगी हमारा जड़ 0 है। जड़ 0, जड़ प्लेन, जड़ इज इक्वल टू 0 एट फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या है, जड़ की वैल्यू क्या है बेटा, हमारी 0 है। अब यहाँ पे सुनना, जो लैम्डा और म्यू है बेटा, लैम्डा और म्यू क्या है हमारे,
लेमे कांस्टेंट। बेटा लेमे कांस्टेंट भी इन 3 टॉपिक करने के बाद हम लेमे कांस्टेंट के ऊपर भी थ्योरम्स करेंगे बहुत सारी। रो और अल्फा है जो, ये हमारी डेंसिटी रो क्या है, डेंसिटी अल्फा बीटा क्या है हमारी पी वेव और एसवी वेव है। पी वेव और एसवी वेव क्या है बेटा, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, आप देख सकते हो। अल्फा क्या है हमारा पी वेव और बीटा क्या है हमारा एसवी वेव वेलोसिटी है किसी मीडियम एम के अंदर, यही हमारा मीडियम एम है। अभी हम कर लेते हैं वी अज्यूम दैट द मोशन टू बी टाइम हार्मोनिक, जो हम कर लेते हैं जो मोशन है वो टाइम हार्मोनिक है, एंड कंसिडर द वेव प्रोपोगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब हम सब लोग जानते हैं, जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको पी वेव एंड एसवी वेव बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसमें हमें क्या किया था, यू वेक्टर किसके इक्वल था, यू वी डब्ल्यू। इसमें लेकिन वी क्या था बेटा हमारा 0 था, क्योंकि वाई हमारा था ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ समझना, देखो मैं और अच्छी तरह बताऊंगा क्योंकि आगे इसका फिर यूज होगा। यू क्या है हमारा, यू वी डब्ल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और यहाँ पे वी है नहीं W, अब U है वो हमारा x के अकॉर्डिंग है, V है हमारा y एक्सिस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट, और W क्या है हमारा z कोऑर्डिनेट कह लूंगा। ये चीज याद रखना, आगे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो V क्या है हमारा 0 है, यहाँ पे V क्या होता है P और S में हमारा 0 हो जाता है। तो U डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, U 0 W। अब U की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, करली फाई अपॉन करली x माइनस करली साइन अपॉन करली z, और W की वैल्यू हमारी ये होती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपने वेव इक्वेशन पढ़ी है बेटा, नहीं पढ़ी तो 11th लेक्चर से लेके 18th लेक्चर तक मैंने वेव इक्वेशन ही पढ़ाया आपको, 1D में, 2D में, 3D में, फिर इसके न्यूमेरिकल कराए तीनों के, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, फिर एक्सियल सिमेट्री में, फिर स्फेरिकल सिमेट्री में, बहुत सारे लेक्चर मैंने वेव इक्वेशन के ऊपर पढ़ाए हुए हैं। तो जो रो है सॉरी जो फाई है और जो साई है वो हमारे सेटिस, जो यहाँ पे फाई और साई है वो क्या है वेव इक्वेशन है। और बेटा वेव इक्वेशन ये होती है करली डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल सी, और एक बार ये फाई की टर्म में एक बार साई की टर्म में। अल्फा की वैल्यू हमारी ये है और बीटा की वैल्यू ये है। ये पिछले वाला लेक्चर है सेम यहां तक का। अभी हमारा बिल्कुल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है उसका सॉल्यूशन फाई की टर्म में तो ये होगा। ठीक है, तो इसको हमने, ये हमारा फिक्स रहता है, ये इसका सॉल्यूशन रहता है बेटा फाई की टर्म में। साइन की टर्म में यहाँ पे जहां फाई है वहां क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया बेटा। ठीक है, ये याद रखना बेटा। अब यहां पे आपको याद रखना जो पहली इक्वेशन है बेटा हमारी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, अभी ये हमने किस किस की हमें पढ़ी थी, 1D में पढ़ी थी, 2D में पढ़ी थी, 3D में पढ़ी थी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, करली स्क्वायर फाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई अपॉन करली वाई स्क्वायर, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट में करली स्क्वायर फाई अपॉन करली जेड स्क्वायर, और वाई तो यहाँ पे है नहीं, मैं ऑलरेडी बताया v 0 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू आपको पता है इक्वेशन 4 से, ये हमारी फाई की वैल्यू है ना। इस फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, डिफरेंशिएशन करो। जब डिफरेंशिएशन किया तो हमारा ये आया, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, हमारा सोल्व किया तो यहाँ पे बेटा ये आ गई, मैंने सोल्व करके दिखाया हुआ, आप देख सकते हो बेटा आराम से। अब क्या किया, इस टर्म को आगे लिख दिया, इस टर्म को हम इस साइड ले आए, दोनों में से एफ जेड कॉमन था, हमने एफ जेड कॉमन निकाल दिया, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो, वही आ गई, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी जेड स्क्वायर। यहां तक बेटा करली में क्वेश्चन था, जैसे ही हम इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू, क्वेश्चन किस में चला जाता है ऑलरेडी, डी बाई डी। इसमें करली से क्वेश्चन किस में चेंज होता है, यहाँ पे डी में चेंज होता है, जैसे ही हम फाई की वैल्यू पुट करते हैं। याद रखना, कंटिन्यूस पढ़ाते हुए आ रहा हूं। जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, यहाँ पे के स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एफ जेड है बेटा, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, मतलब सेकंड ऑर्डर है। कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब यहाँ पे आ जाए तो आपको क्या लिखना है, एफ जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस माइनस, एक बार माइनस का आएगा, एक बार प्लस का आएगा, क्या आएगा के, एज इट इज लिखो, स्क्वायर है स्क्वायर नहीं लिखना, के, यहाँ जेड है तो यहाँ पे जेड लिख दो बेटा, और यहाँ पे यो टर्म एज इट इज लिख दो अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, बस ये इसका सॉल्यूशन लिखा है। अब इस टर्म को के और इस टर्म को हमने क्या मान लिया, न्यू मान लिया बेटा, न्यू वेयर, ये हमने क्या मान लिया, न्यू मान लिया। ठीक है, ये एज इट इज लिख दिया। अब इसमें ये एफ जेड की वैल्यू बेटा कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में, यहां पे क्या कर दो 4 में, इक्वेशन की वैल्यू, इक्वेशन 4 में एफ जेड की वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे हमने एफ जेड की ये वैल्यू आई थी, ये पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई हमारी। अब सिमिलरली काम हम साइन वाले इक्वेशन में भी करेंगे बेटा। साइन में ये है, मैंने बताया था साइन के लिए हम साइन की यूज कर ले, जब फाई की वैल्यू हो साइन की में हो जाएगी, और इसका सॉल्यूशन सेम हमारा एज इट इज ये का ये आ जाएगा। इसमें हमने न्यू माना था,
इसमें क्या मानेंगे, न्यू डैश मान लेंगे, क्योंकि बेटा सेम तो नहीं मान सकते ना, तो इसमें क्या मान लेंगे, न्यू डैश मान लेंगे बेटा। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे साई की वैल्यू भी आ गई। इतना बताओ किसको समझ में नहीं आया, बिल्कुल जर्नल चीजें पढ़िए। इन केस ऑफ सरफेस वेव, जब साई और साई टेंस टू जीरो कब होगा, जब जेड टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। वहन, यहां सुनो देखो, फाई एंड साई शुड डिक्रीज एट जेड इंक्रीज फ्रॉम फ्री सरफेस। समझ में आया? जब ये दोनों, जब फाई और साई क्या है, डिक्रीज होगा, एज कब होगा डिक्रीज, जब जेड क्या होगा, इंक्रीज होगा फ्री सरफेस के ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो, इन इक्वेशन 5 एंड 6, दो हमने दो इक्वेशन लिया 5 और 6 जो अभी निकाला, एक फाई की वैल्यू निकाला है और एक साई की वैल्यू निकाला। इफ वी टेक पॉजिटिव सॉल्यूशन देन फाई एंड साई इंक्रीज। भाई देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ बेटा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि अगर इस फाई की और इस साई की वैल्यू में अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन, ये पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक्सपोनेंशियल वाली क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो आई है ना, इनमें पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो फाई और साई क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, हमारा इंक्रीज होंगे व्हेन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ जेड। और हमें क्या बोल रहा है कि सरफेस वेव पे हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनकी डिक्रीज। तो हम बेटे यहाँ पे किसकी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव सॉल्यूशन लेंगे, तो वी टेक नेगेटिव सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने बेटा किसका लिया, नेगेटिव वैल्यू ले लिया, आपको दिख रहा होगा, फाई की वैल्यू ले ली और ये हमने साई की वैल्यू ले ली, ठीक है। और जो ये है, ये दोनों भी किसके ले लेंगे हम, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव के लेंगे बेटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। अब इसके जो वी डैश, सॉरी न्यू डैश और न्यू था, ये आपको था, ये दोनों ग्रेटर देन जीरो है बेटा, ये पॉजिटिव में, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये सी लेस देन म्यू हो जाएगा और सी लेस देन बीटा, बट बीटा है हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन अल्फा रहेगा। तो रेलियाज वेव की कंडीशन क्या बोलती है, सी इज लेस देन बीटा, बीटा इज लेस देन अल्फा। तो यही तो हमारी रेलियाज वेव की कंडीशन थी। तो ये तो हो गई हमारी कि रेलियाज वेव यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसकी आ जाती है बाउंड्री कंडीशन। बेटा एक की बाउंड्री कंडीशन सीख लो आप, तो आपका लेक्चर नंबर 19 से लेके 30 तक बाउंड्री कंडीशन एक की समझ लिया ना, तो 19 से लेके 30 लेक्चर तक सेम बाउंड्री कंडीशन है, कुछ चेंज नहीं करना है, हर बार में कोई चेंजेज नहीं है, मजे से आराम से आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा 2 बार देखो 3 बार देखो समझ में आएगा, बट करने की कोशिश नहीं करोगे तो ये 19 से 30 लेक्चर बिल्कुल आपको 70% वेटेज सेम मिलेगा बेटा, 30% चेंज है ओनली बस। तो इसको अच्छी तरह सेम, हमारी पिछले लेक्चर में भी सेम कंडीशन थी, ट्याऊ जेड एक्स इज इक्वल टू 0 एट जेड इज इक्वल टू 0, ट्याऊ जेड वाई इज इक्वल टू 0 एट जेड इज इक्वल टू 0, ट्याऊ जेड जेड इज इक्वल टू 0 एट ये हमने इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया बेटा। ये बाउंड्री कंडीशनों का यूज करना। अब ट्याऊ होता क्या है बेटा, ये हमने पढ़ा था आपने, हमने पहले बताया था होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम, इक्वेशन पढ़ी है आपने, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, ये क्या है बेटा, पढ़ा था आपने, मैंने आपको पढ़ाया था, ट्याऊ आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा थीटा डेल आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे, ये ई के नीचे है बेटा ये आई जे, ठीक है। अब ये किसी ने ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा होगा तो उसको देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के कुछ बंदे लेट पढ़ते हैं तो क्योंकि थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। अब डेल आई जे ई आई जे की वैल्यू मैंने पढ़ाई थी, डेल आई जे क्या होता है बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन टेंसर, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक 0 होती है एक 1 होती है। जब आई और जे इक्वल नहीं होते तो 0 वैल्यू होते, जब आई और जे इक्वल होते तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ई आई जे की वैल्यू देख लेते हैं अभी, ई आई जे की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 यू आई कोमा जे प्लस यू जे कोमा आई। इसको कैसे लिखते हैं वो सब चीजें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। अभी सब लेक्चर में जो मैं बता रहा था बेटा, जितनी देर से चिल्ला के बता रहा था कॉमन है बेटा, यहां से जो ये बाउंड्री कंडीशन टॉपिक शुरू होता है ना, लगभग 90% टॉपिक सेम रहेगा हर लेक्चर में। तो इसको ध्यानपूर्वक समझना, और ये सोल्व कैसे करता हूं उसको ध्यानपूर्वक समझना। तो जैसा कि मैंने बताया, ये क्या स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेशन है हमारा, क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है किसमें, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम में। हमारा आई जे की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स वाई जेड है हमारी, क्योंकि हम 3 में ले रहे हैं, एक्स में ले रहे हैं, वाई में ले रहे हैं, जेड में ले रहे हैं, तो वाई हमारा तो ऑलरेडी 0 है। और मैंने यहाँ क्या यूज किया था, यू वी और डब्ल्यू। एक्स किस में है, यू में है, वी किस में है, वी में है, और जेड किस में है, डब्ल्यू में है। याद रखना अभी यूज होगा इनका, हर चीज रिमाइंड करा रहा हूं आपको। अब पहले सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन है ट्याऊ जेड एक्स, मतलब आई की जगह क्या पुट करना है, जेड, और जे की जगह क्या पुट करना है आपको, एक्स। पुट करो, कर दिया ना मैंने, आई और जेड की जगह ये पुट कर दिया। अब जेड और एक्स इक्वल है बेटा, इक्वल नहीं है ना, अलग अलग है। आई और जे की वैल्यू इक्वल ही नहीं है हमारी, नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरी क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 0, ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू 0। अब बच गया 2 म्यू
2 म्यू एज इट इज, यहाँ क्या बच गया ई जेड एक्स। अब ई आई एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 यू आई जे प्लस यू जे आई। अब यहाँ पे क्या है जेड एक्स, तो जेड कोमा एक्स, यहाँ क्या है उल्टा जेड कोमा एक्स पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। 1/2 बाहर था, 1/2 यहाँ लिख दिया, 2 म्यू यहाँ था, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, आप देखते हैं आगे का। ठीक है, चलो आगे पढ़ाते हैं अभी आपको इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ फिर क्या है बेटा, यहाँ पे देखो, अभी ये देखो, इसको लिखने का तरीका मैंने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपको सिखाया था। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, करली यू जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली यू एक्स अपॉन करली जेड। देखो कैसे लिखा, ये वाला जो होता है बेटा, ये पूरा फंक्शन होता है, आगे वाला कोमे के आगे वाला पूरा फंक्शन होता है। तो मैंने करली में लिख दिया करली यू जेड अपॉन करली एक्स। पीछे किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स की रेस्पेक्ट में करते हैं। और यहां कैसे करते हैं, सेम ये आगे वाला फंक्शन हो गया, तो करली यू एक्स अपन किसी रेस्पेक्ट में करना है, करली जेड की रेस्पेक्ट में। आ गया समझ में इतना। अब मैं 1 घंटे से आपके साथ बोल रहा हूं कि यू वी डब्ल्यू, एक्स को हम किस में डिनोट कर रहे हैं बेटा, और वी को वाई में और डब्ल्यू को जेड में। बताओ किसको समझ में नहीं आया बेटा यहां तक। अब यहां पे समझो थोड़ा सा, यू जेड की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू जेड को हम किस में ले रहे हैं, डब्ल्यू में ले रहे हैं। तो मैं कर सकता हूं करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स प्लस यू एक्स हमारा किसका है बेटा, 1 घंटे से भोंक रहा हूं, हमारा एक्स का है बेटा। ठीक, यू एक्स किसका है, हमारा यू का है ना बेटा, जेड किसका था, डब्ल्यू का। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, करली यू अपॉन करली जेड। तो यहां मैंने वो ही लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ। दोबारा समझाता हूं, रफ करो, आराम से समझो इसको, क्योंकि ये हर लेक्चर में काम आएगा हमारे। देखो 1 मिनट बेटा, यहां पे देखो जो हमारा है यू जेड कोमा एक्स प्लस यू एक्स कोमा जेड, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखते हैं करली यू जेड, ये वाला पूरा फंक्शन हो जाता है, अपॉन करली एक्स प्लस सेम करली यू एक्स पूरा फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में करना, जेड की रेस्पेक्ट में। अब मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं, एक्स यू वी डब्ल्यू, ये हमारे किस टाइप में लिखा हुआ, हमने एक्स वाई जेड की जगह क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे यू जेड है, जेड में है बेटा, जेड की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स प्लस यहाँ यू एक्स, एक्स को बेटा हम क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू, एक्स को ये देखो बेटा, एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, यू, तो करली यू अपॉन करली जेड। बताओ, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब u और v की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में दी हुई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू u और v की वैल्यू पुट किया तो हमारा ये आया बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वहां पे इसने, यहाँ पे मैंने लिख दिया u और v की पुट किया तो हमने ये आया। अब यहाँ पे अब देख रहे होंगे ये दोनों क्या है, सेम है, पहला और थर्ड, तो यहाँ 2 हो गया, बाकी इसको एज इट इज लिख दिया, म्यू बाहर था म्यू बाहर है बेटा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई बेटा, यहाँ पे हमने सोल्व किया। तो अब ये इक्वेशन बेटा हमें क्या करना है, अभी इसमें ये फाई की वैल्यू कहां से आई, फाई है और साई है, तो दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे फाई और साई की निकाली है बेटा। यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, 5 और 6 में 5 से ये वैल्यू है और साई की वैल्यू ये है, ये वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में फाई और साई की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 बेटा, एंड सोल्व एंड वी गेट। तो इसमें पुट करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ये आया। फिर इसमें से ये कॉमन आ गया बेटा, तो इज इक्वल टू 0, तो ये उस साइड जगह 0 हो गया, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या क्या, बी भी कॉमन आ रहा है बेटा, बी भी कॉमन ले दिया मैंने, यहाँ पे ये आया हमारा। अब इस न्यू की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे न्यू डैश की वैल्यू क्या थी, ये थी, ये न्यू डैश की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। जब न्यू डैश की वैल्यू पुट किया बेटा, तो इनका के स्क्वायर का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, के स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों का अलग अलग कर दिया, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया बेटा, सॉरी के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल बोल रहा हूँ, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो गया, 2k स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमने के स्क्वायर कॉमन निकाले, क्योंकि यहाँ भी के स्क्वायर है, तो यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 2 माइनस सी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे न्यू बच गया बेटा, अब हमने न्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो न्यू की वैल्यू यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे पुट की हुई है। ठीक है बेटा, अब जब इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दिया और हमारी इक्वेशन आ गई 8th की ए। अब इसमें बाद में क्या है, बाउंड्री कंडीशन। अब जो 7th का बी दूसरी बाउंड्री कंडीशन है ट्याऊ वाई वाली बेटा, जेड वाई वाली, अरे वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया 0, तो बाउंड्री कंडीशन 7b की ले ली सेटिस्फाई, तो वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है।
एट्थ बी में करने की जरूरत नहीं है, एट्थ बी तो ऑलरेडी हमारी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि उसमें वाई का कोऑर्डिनेटर वाई हमारा क्या 0 है। चलो अब ये जड़ वाला देखो यहाँ पे ट्याऊ जड़ जड़ इज इक्वल टू लैम्डा थीटा ई जड़ जड़ बोलो डेल जड़ जड़ प्लस 2 म्यू अंदर क्या था बेटा हमारा, चलो ई आई जे की वैल्यू यहां पुट करो सेम फॉर्मूले में यहां पे, चलो पुट करता हूं u जड़ कोमा जड़ प्लस u जड़ कोमा जड़ क्योंकि सेम है हमारा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अब की बार क्या होगी 1, तो मैंने इसलिए डेल थीटा बच गया, यहाँ पे डेल थीटा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है डेल थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे 2 म्यू बचा 2 म्यू लिख दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो यहाँ u जड़ तो ये अंदर क्या हो गया बेटा 2 म्यू जड़, क्या हो गया 2 u जड़, ठीक है। अब यहां पे इसके साथ पहले क्या था 1/2 भी था, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 म्यू लिखा हुआ है क्योंकि इसके साथ बेटा हाफ भी था ना बाहर, ये हाफ भी था ना, तो ये हाफ से कैंसिल हो गया। अब बच गया 2 यू जड़ जड़। अब यू जड़ जड़ को कैसे लिखोगे यार, अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, अरे यू जड़ जड़ को नहीं लिखना आता आपको, यू जड़ कोमा यू जड़, बताओ, ठीक है बेटा। अब इसने यहाँ पे ये आ गया, अब जड़ किसका है बेटा, हमारा डब्लू का है, जड़ किस में जा रहा डब्लू में, तो कर ली जड़। अब यहाँ पे ये आ गया, बताओ अब किसको समझ में नहीं आया। फिर यहाँ मैंने डब्लू की वैल्यू पुट कर दी सेम, ये डब्लू की वैल्यू क्या, इसको आगे मैंने आगे वाला सेम है, ये हमारा सेम है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको भी समझो, ठीक है बेटा। ये चीजें हो गई सारी, इसकी वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे डब्लू की, इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे रीअरेंज करने से पहले इसने क्या किया, ये दो चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। ये आ गया बेटा लैम्डा डेल स्क्वायर थीटा प्लस 2 म्यू, ये किस लिए लिखा, क्योंकि ये हमने करली स्क्वायर फाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई अपॉन करली जेड स्क्वायर किसके इक्वल माना था, डेल स्क्वायर फाई के इक्वल माना था। तो इसको और इसको प्लस वाली को यूज करके हमने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर फाई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और बाकी ये नेगेटिव वाले ये दोनों टर्म हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहां से भी डेल स्क्वायर फाई पहली वाले टर्म में से सेकंड वाले में से दोनों में से कॉमन बच गया, तो यहां से हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया। आगे क्या किया बेटा, यहां पे फिर सुनो, अब हम सभी को पता है डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये मैं कंटिन्यूस मानते हुए आ रहा था, डेल स्क्वायर फाई हमारा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर करली स्क्वायर फाई अपॉन करली टी स्क्वायर। तो ये इस डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू यहाँ पे इसने ये पुट कर दिया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके करके यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको क्या कर दिया, इस इक्वेशन को यहाँ पे सुनना बेटा, सब स्टेपों में सेम है, ये सब लेक्चरों में सेम है, इसलिए टाइम दे रहा हूं इसको मैं। अब इसके क्या कर दिया, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो पूरे से बाहर लिख दिया। अब म्यू इसके नीचे लिखा, म्यू इसके नीचे लिखा और म्यू इसके नीचे, तो म्यू से म्यू तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ इसके नीचे म्यू बचा, बाकी मैंने हटा दिया और बाहर मल्टीप्लाई वाला रख दिया। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन देखो, क्या क्या है बाउंड्री कंडीशन, अभी बाउंड्री कंडीशन पुट करना शुरू कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। ट्याऊ जेड जेड इज इक्वल टू 0 एट जेड इज इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन किसके इक्वल है, हमारी 0 के इक्वल है, और इसमें जेड क्या है 0 है, तो हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया बेटा। देखो किसको समझ में नहीं आ रहा, अब इसमें फाई और साई की वैल्यू पुट करो पहले, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी लास्ट में करते हुए आए, फाई और साई की वैल्यू पुट किया, ये हमारा कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल दिया, इस साइड गया 0 हो गया हमारा, ये वैल्यू बच गया। फिर न्यू की वैल्यू पुट करो, न्यू डैश की वैल्यू पुट करो, न्यू की वैल्यू पुट किया, सोल्व किया, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस 2 म्यू आ रहा है बेटा, अल्फा प्लस 2 म्यू अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो हमने यहाँ से हमारा ये शुरू में मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से इसकी वैल्यू इसकी जगह क्या, दोनों की जगह क्या पुट कर देंगे, रो पुट कर देंगे, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने न्यू डैश की वैल्यू पुट कर दिया, इसको म्यू से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद न्यू डैश की वैल्यू पुट करो, इसमें न्यू डैश की वैल्यू पुट कर दिया बेटा। बेटा ये इतना फास्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा करवाया हुआ है सेम सारा। अभी इसमें ये बीटा की वैल्यू देखो बेटा, ये है हमारी, ये हमारा, ये किसके इक्वल है 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां पढ़ाई हुई है, किया हुआ है, तो ये हमारा आ गया बेटा। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है के स्क्वायर, पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है, इसको दूसरी साइड पे, तो ये हमारी 8th की बी इक्वेशन आ गई। अब आप देख रहे हो जो 8th इक्वेशन है, 8th और 9th इक्वेशन है, ठीक है बेटा, 9th नहीं 8th का ए, इसको मैं अच्छी तरह लिख देता हूं, 8th का ए और 8th का बी पार्ट, दो इक्वेशन आई, एक ये इक्वेशन आई है बेटा, इसमें बाउंड्री कंडीशन लगा दिया क्योंकि जेड इज इक्वल टू 0 है, और यहां पे भी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको,
यहाँ पे भी मैंने बाउंड्री कंडीशन लगा दिया बेटा, क्योंकि z इक्वल टू क्या करें हमने, ये इक्वेशन किसके इक्वल पुट कर दी, 0, z टेंड्स टू 0 टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने 0 को इक्वल दिखा दी, तो मतलब बाउंड्री कंडीशन यहाँ भी हमने लगा दिया है, ठीक है। तो 0 के इक्वल मैंने दिखा दिया बेटा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ये देखो किस प्रकार की इक्वेशन आ रही है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। इनका डिटरमिनेंट में सोल्व करना नहीं आता था, इसका कैसे लिखते थे हम, डिटरमिनेंट में 2 3 3 और 3, इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर देते थे। वही हम इन दोनों इक्वेशनों पे लगा रहे हैं, दोनों 8a पे और 8b पे। दिस सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन नॉन अननोन a एंड b, दो हमारे अननोन है, देन द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट इज 0। देखो तो हमने इसके जो कोफिशिएंट थे वो यहाँ लिख दिए दोनों, इनको सोल्व किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ, दोनों का हमने कर दिया। माइनस का साइन बीच में था, माइनस का यहाँ था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बेटा इसी को तो बोलते हैं प्रोडेटिक इक्वेशन, और इसी को बोलते हैं सेलुलर इक्वेशन, और इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वेशन ऑफ रेलियाज वेव इक्वेशन। ये आपके 3 नाम है एग्जाम में पूछे जाने वाला, और यहां तक का क्वेश्चन बेटा 8 16 मार्क्स का, दोनों में से आपकी डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी, आपके एग्जाम में एज इट इज रखा हुआ मिलेगा बेटा। और आपको ये पूरा और भी आगे डेरिवेशन करता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में और डेरिवेशन आगे पूछ लेता है। तो अभी क्या है, आपको यहाँ से जो ये अल्फा है और यहाँ बीटा है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन इक्वेशन डिटरमाइन द रेलियाज वेलोसिटी, तो हमारी अल्फा और बीटा है, ये क्या है, रेलियाज वेलोसिटी है। अगर किसी की पूछ ले कि रेलियाज वेलोसिटी भी फाइंड करो, तो बेटा मैंने इसको पूरा नोट्स में एडिट किया हुआ है, आप पूरा नोट्स में जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक पूरा इसका वेलोसिटी भी निकाल के दिखाया हुआ है नोट्स में, तो नोट्स में इसको मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में देखो मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल लेक्चर रेडी है, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेक्चर नंबर 21 रहेगा हमारा, कौन सा, स्टोनली वेव। बेटा स्टोनली वेव में मैंने पहले बताया था 2 मीडियम रहते हैं हमारे, एक M1 मीडियम, एक M2 मीडियम। M1 M2 मीडियम में एक लेस देन ग्रेटर देन 0 रहेगा, एक लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ये लेक्चर के साथ ही दोबारा आपको रेडी करके आना है, यही लेक्चर अच्छी तरह, ये क्योंकि अभी आपको लेक्चर नंबर 19, मैंने अभी लेक्चर नंबर 20 कराया, अब लेक्चर नंबर 21, बेटा यहां से लेक्चर नंबर 29 तक सेम है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 11 से लेके लेक्चर नंबर 18 तक सारे लेक्चर सेम है। बस मैं बता 30% का भी चेंज नहीं है, मैं मैक्सिमम आपको 20 to 25% चेंज होगा मैक्सिमम किसी लेक्चर में, वरना सारे लेक्चर सेम है बेटा। तो ठीक है, ये पढ़ते रहो बेटा, कंटिन्यूस करोगे ना, एक साथ मेरे लेक्चर देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। अब थोड़ा नोट्स के बारे में बता देता हूँ, बच्चों को नोट्स भी चाहिए होते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लस आपको क्या बोलते हैं वीडियोज लेक्चर सारे। तो ये सारे मात्र 100 रुपीज पर सब्जेक्ट अवेलेबल है बेटा। हमारे पास अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रेडी रखे हैं, ले सकते हो, डिस्टेंस के स्टूडेंट्स, प्राइवेट के स्टूडेंट्स, रेगुलर के स्टूडेंट्स। MD यूनिवर्सिटी के भी हमारे पास रेडी है, डिस्टेंस, प्राइवेट एंड रेगुलर। इग्नू यूनिवर्सिटी के भी अवेलेबल हैं, IGO के भी रेडी है बेटा, ये ले सकते हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी अवेलेबल है, यूपी की कुछ यूनिवर्सिटियां हैं उनके भी हमारे पास रेडी है, तो आप ले सकते हो। मात्र 100 रुपीज़ में पूरी ईयर के एक साथ बाई करोगे बेटा। 5 मैथ होते हैं डिस्टेंस वालों के, अगर एक साथ करोगे तो मात्र 250 रुपीज़ में आपको ये नोट्स 500 सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक साथ लोगे तो, अलग अलग लोगे तो 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।